नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन वैसे तो गैप अप शुरुआत के साथ हुआ था, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली मार्केट में हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग आई। प्रॉफिट टेकिंग इंडेक्स फ्रंट पे आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। निफ्टी बैंक हालांकि ऐसे बिकवाली में नहीं रहा, वहाँ पर खरीदारी थी थैंक्स टू पीएसयू स्पेस, जहाँ जोरदार तेजी आई थी पीएसयू बैंकिंग में। केनरा बैंक, एसबीआई से बैंक बढ़िया तेजी में कामकाज कर रहे थे। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप में आज खरीदारी थी, 13.5 शेयर तेजी में रहे एडवांस पे, और बीएससी में भी करीब 2400 2450 शेयर तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। अच्छी बाइंग आपको पीएसयू बास्केट में दिखाई पड़ेगी। पूरे इंश्योरेंस में खरीदारी थी, पीएसयू में खरीदारी थी, फार्मा में सेलेक्टिव नाम तेजी में कामकाज कर रहे थे। पेटीएम लगातार लोअर सर्किट के बाद आज वापस 10% अपर सर्किट लगा। इसके अलावा अपमूव सेलेक्टिव स्टॉक्स पे थे न्यूज़ फ्लोज के दम पे, जहाँ पे अर्निंग्स का इम्पैक्ट था। मिसाल तौर पे EIH बहुत ही बढ़िया अर्निंग, अब 20% का अपर सर्किट, जैगल 20% का अपर सर्किट, वहाँ पर भी अच्छे नंबर थे। सांगवी बहुत अच्छे नंबर, 20% का अपर सर्किट वहाँ भी लगा। इसके अलावा ट्रेंट बहुत अच्छे नंबर वहाँ भी आए, सर्किट के करीब वो भी पहुँचा 20% के आसपास के। नेस्ले के नंबर आए, एक स्पाइक था, बाद में प्रॉफिट टेकिंग आई। इसके अलावा ओवरऑल जो मार्केट का एक्शन है वो बेटर है, मतलब ऐसा कुछ खास खराबी नहीं है, बट एक डल मार्केट था। इस डल मार्केट के बीच में बाकी स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी बीच में कामकाज कर रही थी, लेकिन अदरवाइज जहाँ पर खुले जिस तरह से कामकाज हो रहा उसी तरह से ही आपको स्क्रीन पे शेयर पूरे दिन ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इम्पॉर्टेंट बयान पीएम के राज्यसभा के स्पीच से आ ही रहे हैं, मल्टीपल साइड पे आप उसे गिन सकते हैं। पीएसयूज़ पे पहले उन्होंने एक बड़ी तेज़ी की बातचीत की कि बड़ी तेज़ी ऑलरेडी हम देख चुके हैं और अच्छी ग्रोथ है। HAL जैसी कंपनियां एशिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हो चुके हैं। इसके अलावा LIC के ऊपर उन्होंने बात बोली कि LIC अपने नए हाइस पर है, सच बात है। 7 लाख करोड़ के करीब भी मार्केट क्या पहुंच गया LIC की। उसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग डिमांड की बातचीत है सेमीकंडक्टर साइड पे, ग्रीन हाइड्रोजन साइड पे, रेलवे साइड पर। तो ये सब अब कल के लिए इन पे आप वैसे ही फोकस करेंगे क्योंकि लास्ट आवर हम बोल के गए। तो एक बढ़िया तेज़ी, पशुपालन मत्स्य पालन में रिकॉर्ड लेवल आने वाले हैं, ये सब बयान उनकी तरफ से आ रहे हैं। तो ये सब तरह के सेक्टर, सब कंपनियों के ऊपर आप अदरवाइज भी नज़र बना के रखिएगा। लेकिन आज के लिए IT में प्रॉफिट टेकिंग थी, PSU बैंकिंग में खरीदारी थी, 3% के आसपास का उछाल था। IT में 100% की आसपास गिरावट थी। थोड़ा वॉलेटाइल सेशन ज़रूर था निफ्टी के केस में, लेकिन फिर भी मार्केट बंद क्लोज फ्लैट साइड पे ही होते हुए दिखाई पड़े, बहुत ज़्यादा कोई डैमेज नहीं था। इसके अलावा मिड कैप में 3/4% का उछाल था, 0.5% के आसपास की बढ़त स्मॉल कैप इंडेक्स में थी। पावर सेक्टर जैसे सेक्टर या फिर कह लें मेटल में सेलेक्टिव स्टॉक जो कि बाइंग में आज कामकाज कर रहे थे। ऑटो में आज थोड़ा प्रेशर था। PSU बैंक, रियल्टी यहाँ पे खरीदारी थी। तो ऐसे करके अलग अलग सेक्टर स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिनको बाजार वॉच कर रहा है। कल के लिए बड़ा ट्रिगर है MPC का आउटकम। 2 दिन की बैठक जो MPC की चल रही है उसका कल आउटकम आएगा, तो 10 बजे करीब ये आउटकम आएगा, तो उसके ऊपर आप नज़र रखें। कल में आपको निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो उसको भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। 2 बड़े इवेंट हैं जिनको बाजार कल इनकैश करता हुआ दिखाई पड़ेगा। सो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अपनी रणनीति रखना। पावर ग्रिड के नंबर आए अभी और अनुमान के आसपास ही दिख रहे हैं। 11,480 करोड़ रुपए का इसके आसपास का अनुमान था, 11,500 करोड़ का एक नंबर आया है। एबिटा फ्रंट पे हालांकि 9,900 करोड़ का अनुमान था और 10,000 करोड़ प्लस का एक नंबर आता दिखाई पड़ा है। मार्जिन भी 87 का अनुमान था, 88 88.5 के आसपास आए। सो अनुमान से कुछ चीज़ों में बेटर नंबर इंटरनल साइड पे देखने को मिल रहा है, तो उस लिहाज से आप इस पर नजर रखिएगा। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी, जो कि हमसे अलग अलग माध्यमों के जरिए आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल, सर प्लीज़ व्यू ट्यूब इन्वेस्टमेंट KPI एनर्जी में क्या एंट्री की जा सकती है? KPI तो नहीं सर, क्योंकि अब ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी आ चुकी है। मतलब डिपेंड, अगर आप बहुत ही लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए रख सकते हैं तो बात अलग है। अगर आप बोनस के लिए लेना चाह रहे हो तो भी बात अलग है। 12 तारीख रिकॉर्ड तारीख है। अगर उन दोनों इवेंट के लिए आप ले रहे हो तो फिर ठीक है, एल्स अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बढ़िया रन अप आया रिसेंटली। और या नीचे कहीं ले सकते हो तो बात अलग है। रही बात ट्यूब इन्वेस्टमेंट जैसे क्वालिटी स्टॉक, अगर आप कहीं भी नीचे भी लेना चाहें तो आराम से लीजिए, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना चाहें एक्यूमुलेट कर लीजिए, मतलब स्लोली एंड स्टेडली वे में लीजिए, कोई खास रिस्क वहाँ नहीं है। कंपेरेटिवली दोनों में ट्यूब इज़ ऑब्वियसली बेटर, लेकिन आप CG पावर के थ्रू भी खेल सकते हैं उसमें। CG पावर को एंड ऑफ द डे आज नहीं तो कल मर्ज होना ही चाहिए वहाँ पर, तो वो भी एक बेटर डील हो सकती है। बट अदरवाइज आप चाहो तो ट्यूब इज़ फिर भी बेटर। KPI भी कंपनी ख़राब नहीं है, बट रनअप ज़्यादा है, तो इस लिहाज से बस एक चीज़ बोल रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान रखिएगा उसका आप। PVR in loss, RBL Bank and Oro Pharma 60% profit, should hold in or exit?
EMIL के नंबर अच्छे हैं अनिल जी, और लेकिन EMIL मतलब आप खुद सोचो 70 रुपये में पहली बारी यहाँ पर मैंने डिस्कशन किया था, 70 नहीं 90 रुपीज़ पे, मुझे यहाँ तक याद है 90 से वो नीचे आया था 70 रुपये के आसपास, और उसके बाद घूमा और आज 250 रुपये आ गया। तो अब वो कन्विक्शन नहीं है मेरा, लेकिन हाँ नंबर इस बारी के अच्छे आए हैं और प्रमोटर की बिक्री होते ही वो शेयर चलना शुरू हुआ था, तो वो बड़ा ट्रिगर था उसके लिए। लेकिन अगर आपके पास हैं तो आप बने रहो पुरानी खरीद के, नंबर इस क्वार्टर के अच्छे आए हैं, बट बाय ऑन प्री पोजीशन थे तो 10% पहले ही ऊपर था वो शेयर, जैसे ही नंबर आए उससे, और नंबर आने के बाद 5% 6% रह गया था जो लास्ट मैंने देखा था, उसके बाद आइडिया नहीं मुझे। लेकिन हाँ प्री पोजीशन तो इसलिए थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल से आते हुए दिखाई पड़ी, तो वो एक पार्ट है, इसको आप अदरवाइज ध्यान रखोगे, बट ओवरऑल कंपनी ठीक है ये। रही बात PVR और औरों में, तो औरोबिंदो में फार्मा और RBL में अगर प्रॉफिट है तो 60% प्रॉफिट है, एटलीस्ट अपना कैपिटल निकाल लो। औरों को फिर भी होल्ड कर सकते हो, RBL में पहले निकाल लो। आप चाहो तो दूसरे किसी बैंक में जा सकते हो, मतलब HDFC बैंक इज़ प्रेफरेबल, बट अगेन वो बहुत टाइम ले लेगा और पता नहीं आप में उतना पेशेंस है कि नहीं। लेकिन औरोबिंदो फार्मा इज़ कंपेरेटिवली बेटर इन दोनों में। और रही बात PVR की, तो सर PVR को अभी तो होल्ड करो, Q3 के नंबर उतने फायरवर्क नहीं आए थे, क्योंकि यहाँ भी सेम स्टोरी है, जो आइनॉक्स PVR का मर्जर है, जैसे उसमें HDFC बैंक का मर्जर था, तो ये मल्टीप्लेक्स स्पेस का सबसे बड़ा मर्जर है। सो थोड़ा कंसोलिडेशन में जाना चाहिए इसको भी, लेट्स सी। तो अभी तो ऐसे ही नंबर आएंगे, जबकि बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर गया था लास्ट, तब भी नंबर इतने अच्छे नहीं आए। देखते हैं शायद Q4 अच्छा आ जाए, तो वेट एंड वॉच इज़ बेटर। ओके आगे बढ़ते हैं सर। अदानी एंटरप्राइज FPO आ गया, FPO आ गया मैंने देखा नहीं, अगर आ गया तो मेरी जानकारी में नहीं है, मतलब अगर FPO आया हो तो, अभी कोई नया FPO हो तो, लेकिन आई हैवंट हर्ड एनीथिंग रिलेटेड टू इट। आएगा तो ज़रूर बताऊंगा आपको, और अगर है भी आ गया तो मेरी जानकारी सीमित है इसको लेकर, तो मैं कुछ कह नहीं सकता इस पर। ओके आगे सवाल किधर गए। क्या जिस जगह बाज़ार खड़ा है ये अपनी अधिकतम ऊंचाई पर है या यहाँ से नीचे आएगा, इसको बेस बना के और ऊपर छलांग लगाने की तैयारी में? सिंह साहब ये मतलब कैसे समझाऊं मैं आपको कि बेस बनाएगा या इससे ऊपर जाएगा। इतना समझ सकता हूँ कि आप अगर मोमेंटम ट्रेडर हो तो आप अपना स्टॉप लॉस साथ लेकर फिर आप लॉन्ग जाओ, वन। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो फिर तो आपको बाजार बंद हो गया, मतलब ही ख़त्म हो गया। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ऐसे 7,000, 8,000, 12,000, 14,000 ये भी कभी ना कभी ऑल टाइम हाई बने थे मार्केट में। सो इंडिसीज के लेवल्स अपनी जगह चलते हैं। आपको अगर कोई अच्छा शेयर अच्छे दाम पर मिल रहा है उसको आप पिक कर सकते हो, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब इंडिसीज अपना ऑल टाइम हाई बनाए तो सारे शेयर उसके साथ अपना ऑल टाइम हाई बनाए। तो कुछ शेयर हाई वेटेज वाले बनाते हैं, कुछ शेयर नहीं बनाते हैं। सो जैसे आज की डेट में भी HDFC बैंक अपने साल के लो के आसपास है, इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पर है, जबकि निफ्टी बैंक की सबसे ज़्यादा वेटेज होती है, मतलब 33-30% के आसपास की वेटेज है। सो इस तरह की बड़ी वेटेज, और उसमें भी सबसे बड़ी वेटेज किसी अगर एक बैंक की है तो HDFC बैंक की है पूरे इंडेक्स में, उसके बावजूद भी ये साल के हाई पर नहीं है। सो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि बाज़ार ऑल टाइम हाई बनाए तो शेयर भी ऑल टाइम हाई बनाए। आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दिख रही है नीचे के लेवल पर, आप उसको ऑप्ट कर सकते हो। और इंडिसीज़ में मोमेंटम तो रहेगा ही, कभी ऊपर कभी नीचे चलते रहेगा। सो आप अपनी रणनीति इंट्राडे ट्रेडर के हिसाब से, BTST प्लेयर के हिसाब से, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से आप आधार बना के ले सकते हो। My question is, I don't have Trent in my portfolio. Should I add Trent in my portfolio at level or wait for dip? Planning to hold it for longer duration, as it is high valuation at this level, and it is high valuation is. हाँ ये दास साहब बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, वैल्यूएशन बहुत महंगा है, इनफैक्ट सुपर एक्सपेंसिव साइड पर है वैल्यूएशन इसका। सो अभी के लिए तो आप अवॉइड ही करो, क्योंकि आज बड़ी तेज़ी आई है बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली लो फ्लोट भी है एक बड़ा रीज़न, और बहुत अच्छे नंबर भी है, ये दोनों वजह से ये शेयर चला है। सो थोड़ा प्रॉफिट मतलब अगर नीचे कहीं मिल जाए कल परसों में कहीं प्रॉफिट टेकिंग में, तो एक बार को आप ऑप्ट कर सकते हो। और सेफ जाना चाहते हो तो SIP में जा सकते हो, धीरे 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 आता रहेगा। इस स्टोरी को आप दूसरी तरह प्ले करना चाहते हो, टाटा इन्वेस्टमेंट एक बड़ी स्टोरी हो सकती है, क्योंकि टाटा इन्वेस्टमेंट एंड टाटा केमिकल दो ऐसी कंपनियां हैं जिनकी अलग अलग टाटा ग्रुप के अंदर बहुत सारी होल्डिंग्स हैं। सो वहाँ इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी एक बार को बन सकती है। सो आप अदरवाइज भी देख सकते हो। अब वो ट्रेंड में है कि नहीं मुझे एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, लेकिन टाटा इन्वेस्टमेंट बाकी टाटा कंपनियों के अंदर होल्डिंग ज़रूर रखता है। सो टाटा ट्रेंड के केस में अगर कहीं कल तो नहीं टूटेगा, जिस तरह कि आज नंबर आए हैं, आज शाम को कोई कॉल भी होगी
कल ब्रोकरेज हाउस के अपग्रेड भी आएंगे, तो कल अगर फर्स्ट हाफ में तो तेज़ी रहेगा, सेकेंड हाफ में कहीं अगर नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन हाँ, नीचे लेना ही ज़्यादा लॉजिकल है। अभी आउटराइटली भागते हुए शेयर में तो पोजीशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत लंबा समय बाकी है अभी। ऐसा नहीं बाजार आज और कल ही है, आगे भी रहेगा। सो स्लोली एंड स्टेडली यू कैन एक्यूमुलेट इट। अच्छी कंपनी है, नीचे मिल जाए ज़्यादा बेटर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्नोमैन इज इक्वल टू सीजी पावर। अगुन सर, मैं समझा नहीं आपका सवाल। आप पूछ रहे हो कि ये दोनों एक जैसे हैं, तो नहीं। सीजी पावर टर्न अराउंड स्टोरी थी कम्प्लीटली, और वो टर्न अराउंड स्टोरी तब बन गई थी जब उसमें मुरुगप्पा ग्रुप ने पहली बार स्टेक लिया था प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में। इसका पहला ट्रिगर तब बना था भारती के सुनील भारती मित्तल ने 8% स्टेक लिया था। वो अब इस कंपनी में स्टेक रखते हैं नहीं, पता नहीं कि नाम कहीं नहीं आता उनका, लेकिन एक टाइम पे उन्होंने स्टेक ले लिया था इस कंपनी में 8%। वो दिन बना था पहला ट्रिगर बाय का, तब वो 14 रुपये या 13 रुपये के दाम पर था, और वहाँ से उसमें वो तेज़ी पकड़ी, और आज सीजी पावर है। लेकिन स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में प्रमोटर की बाइंग है, ये एक क्लियर एविडेंट है, और 55 से लेके 65 के बीच में ये बाइंग की गई है। इसमें 63 भी है, 58 भी है, ऐसे अलग अलग लेवल है जहाँ पे प्रमोटर ने बाय किया है। इसीलिए ये किसी भी फॉल में उन जोन्स के आसपास आता है तो वापस में एक अपमूव आता है, क्योंकि वही एक्चुअल में प्रमोटर बाइंग जोन है। तो प्रमोटर खुद अवेट करेंगे अगर वो लेवल कहीं मिल जाता है तो। जब पहले ले सकते हैं तो बाद में भी ले सकते हैं, उनको कौन से पैसे की कमी थोड़ी ना है। लेकिन इसीलिए वो शेयर टूट भी नहीं रहा और एक स्ट्रांगली परफॉर्म भी कर रहा है। सो बेटर इज़ कि दोनों के केस टू केस अलग तरीके से आप मान के चलिए, कोई एक सिमिलर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। बट एंड स्टिल सीजी पावर इज़ फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, उनका प्रोडक्ट प्रोफाइल भी अलग है और स्ट्रांग बैकिंग है मुरुगप्पा ग्रुप की। लेकिन ठीक है, स्नोमैन में सो फार नियर टर्म ट्रिगर है, तो आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा 55 रुपये के अराउंड या 53 रुपये के अराउंड, अगर आप बहुत सेफ जाना चाह रहे हो तो। लेकिन क्योंकि वही प्रमोटर की पहली बाइंग जोन है, और उसके अलावा आप बने रहो। जैसे जैसे मोमेंटम आज तो अच्छा चला था, 76 रुपये तक भी या 75 रुपये तक भी गया था बीच में। सो आप बने रहो एज ऑफ नाउ तो। इंडियन ओवरसीज बैंक आज ब्लॉक हुआ था, इसमें सुबह 1/4% के आसपास की शायद इक्विटी ने हाथ बदला था, बड़ा ब्लॉक था। तो उस बड़े ब्लॉक के बाद कुछ फंड्स में तो बाइंग की बातचीत है मार्केट में। सो अगर आपके पास है तो आप बने रहो, एंड वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर ऑप्शन। अगर इतनी बड़ी इक्विटी को कोई लेकर गया है आज, या मतलब कहीं तो बिका है तो कोई लिया भी होगा, तो वो सोच के लिया होगा इतनी बड़ी तेज़ी के बाद। तो सो एज ऑफ नाउ तो आप बने रहो, ज़्यादा बेटर लॉजिकल स्टेप दिखाई पड़ रहा है। एक बड़ा ब्लॉक था, आज आप चाहो तो अपने उसमें एक बार चेक भी कर सकते हो बीएससी की डिटेल में, तो वहाँ आपको डिटेल में मिल भी जाएगा इंडियन ओवरसीज में आज ब्लॉक की। ओके, अशोक लेलैंड, थैंक यू पहले तो गुजराती साहब। लेकिन अशोक लेलैंड ट्रेडिंग के लिए, अशोक लेलैंड के नंबर अच्छे थे सर इस क्वार्टर के। एबिटा इनका रिकॉर्ड लेवल्स पे आया था, मार्जिन भी अच्छे थे और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़िया थी। दो ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से दो अलग अलग तरह की राय आई थी। एक 196 रुपये के टारगेट्स के लिए आया था शायद जेफरीज का रिपोर्ट, और मॉर्गन ने शायद 230 से 220 के टारगेट दिए थे कल जो रिपोर्ट्स के बाद, नंबर के बाद रिपोर्ट्स आई थी। तो बढ़िया नंबर्स हैं, इन टोटल फंडामेंटल में कोई ऐसा इशू नहीं है अभी। लेकिन अब आपका सवाल क्योंकि ट्रेडिंग को लेकर है, तो ट्रेडिंग का मोमेंटम की कोई ट्रिगर तो मिलना चाहिए। अगर कल उसमें ब्याज दरों में कटौती होती है, मान लेते हैं, जो पॉसिबिलिटी है भी, हो सकता है हो जाए, हो सकता ना भी हो। अगर ब्याज दरों में कटौती होती है तो ये तमाम रियल स्टेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड ऑटो, इनके लिए पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस में ये तीनों सबसे पहले आते हैं। सो एक बार को शायद वहाँ मुँह आता दिखाई पड़े। आज की पीएसयू की रैली ने बहुत तक, पीएसयू बैंक की रैली ने बहुत हद तक कुछ चीज़ों को शायद डिस्काउंट किया हुआ है। कल क्या होने वाला है, लेकिन देखते हैं कल। अदरवाइज़ अगर कुछ भी पॉजिटिव साइड पे आ गया इंटरेस्ट रेट कट को लेके, तो एक बार को आप इसमें लॉन्ग जा सकते हो, क्योंकि फंडामेंटल सपोर्टिव है तो शायद अप मूव रहेगा। अब ट्रेडिंग है तो स्टॉप लॉस ज़रा फॉलो कर लेना, बट अदरवाइज़ नंबर अच्छे हैं, और नंबर के लिहाज से अगर आप होल्ड करना चाह रहे हो, आपके पास हैं, तो आप ज़रूर बने रह सकते हो, कोई हार्म नहीं है। मैक्स हेल्थ केयर ओवर वैल्यूड हुआ है क्या सर? लो पी वाला स्टॉक में मूव करें सेम सेगमेंट के? राहुल सर, मेरे ख्याल से लो पी में कोई भी स्टॉक नहीं मिलेगा आपको। अपोलो नहीं है, मैक्स नहीं है, फोर्टिस नहीं है, किम्स हो सकता है एक बार को हो, बाकी मेदांता नहीं है। ऐसा कोई स्टॉक मेरे ख्याल से है नहीं जो हॉस्पिटल स्पेस में सस्ते वैल्यूएशन पर हो। एक कृष्णा डायग्नोस्टिक था शायद थोड़ा बहुत, वो भी महंगा है या नहीं वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन ये छोटी मोटी जो कंपनियाँ, छोटे मोटे हॉस्पिटल, शैलबी वगैरह, ये एक बार को हो सकता है हो, लेकिन बड़े हॉस्पिटल में कोई नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग डिमांड है। मतलब मैक्स की सोई साहब से भी 2 दिन पहले बात हुई थी,
और उन्होंने बात साफ मेंशन किया है कि उनके इंटरनेशनल पेशेंट्स जो कभी एक ज़माने में 20 से 22% कंट्रीब्यूट करते थे, अब 30 से 32% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उनके पटपड़गंज की यूनिट में बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। प्लस उन्होंने नई 1200 बेड्स की कैपेसिटी और ऐड होने वाली है, जो कि अगले साल तक स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, जिसमें लखनऊ, चंडीगढ़, मोहाली और मुंबई और दिल्ली में एग्जिस्टिंग यूनिट्स के साथ साथ नए यूनिट्स को ऐड कर रहे हैं। सो उनकी नई कैपेसिटी ऐड होने के बाद और नंबर बेटर ही होगा कि डिमांड अच्छी है तभी तो कैपेसिटी ऐड हो रही है, और इंटरनल अक्रूवल से है, कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री है। सो उनका खुद का मानना है कि यहाँ कैपेसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। सो आप और मतलब कहने में बुरा भी लगता है, लेकिन कैंसर रिलेटेड पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है और उनके लिए वो बड़े कस्टमर के तौर पे सामने आ रहे हैं। सो ये सब उन्होंने कहा है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि इस तरह की एक डिमांड पे वैल्यूएशन तो महंगा मिलेगा ही, क्योंकि भाव अच्छा है, बाजार वैसे भी तेज़ है। कल कहीं अपोलो नीचे आ जाता है नंबर के बाद तो एक मौका आपको मिल सकता है ऐड करने का, बट अदरवाइज वैल्यूएशन थोड़े महंगे रहते हैं। जो भी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग रिलेटेड सेक्टर होंगे उनके वैल्यूएशन हमेशा महंगे होंगे, चाहे आप लिकर चले जाएँ, FMCG चले जाएँ, ये हॉस्पिटल स्पेस में चले जाएँ, तो जहाँ जहाँ खर्च ज़्यादा होता है और रिकरिंग वे में होता है, उन जगहों का जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा महंगा ही रहता है आमतौर पे। तो आप उस पार्ट को अब उसमें ये आपको देखना है कि कम महंगा कब हुआ और ज़्यादा महंगा कब हुआ। ज़्यादा महंगा तो निकल जाइए, कम महंगा तो एंटर कर जाइए। इस तरह से आप उसे रीड कर लिए, ज़्यादा बेटर है। पेटीएम क्या करें? गोलू सर, अगर ट्रेडर हो और आपको निकलना आता है, क्योंकि बाज़ार एक चक्रव्यूह है जहाँ घुसना सबको आता है, निकलना बहुत कम लोगों को आता है, तो जैसे महाभारत में हुआ था। तो अगर आपको चक्रव्यूह से निकलने का तरीका पता है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ हो, आप क्विक मार्केट में ट्रेडर हो, तो आप जाओ, एंटर करो, कोई हार्म नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रेडर नहीं हो और आप इन्वेस्टर हो और सोच रहे हो कि मैं वैल्यू बाय कर लूँगा, तो वैल्यू बाय नहीं है ये। लॉस मेकिंग कंपनी किसी भी दाम पे लॉस मेकिंग ही है आज भी। सो अनटिल इसका दाम बहुत नीचे आ जाए, 200 रुपये, 150 रुपये, 250 रुपये, तो बात अलग होगी, तब धंधे की वैल्यू आ जाती है। लेकिन अभी के लिए तो अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर है, पहली चीज़। अब रेस्ट आप ट्रेडर हैं तो फिर अगेन आपको पता ही होगा, मैं गेस कर चल रहा हूँ कि आप चक्रव्यूह से निकलना जानते हो, तो आप फिर आराम से एंटर कर सकते हो। हैड 1500 शेयर ऑफ इंडिया बुल्स, नाउ राइट इशू अबाउ 750। सर पुनीत जी देखो, इंडिया बुल्स के केस में एक बड़ी अच्छी चीज़ मेरी आज की से बात हुई तो उसने बताया कि अगर आप इंडिया बुल्स लेना चाह रहे हो नया, तो आप राइट्स इंटाइटलमेंट के थ्रू जा सकते हो, कि वहाँ पर राइट इंटाइटलमेंट का एक हिस्सा आप अभी लोगे और बाकी हिस्से दिए जाएंगे आगे चल के। तो राइट इंटाइटलमेंट 2 या 3 हिस्सों में जाएगा। सो एक ट्रांच आप अभी दे दोगे, 50-60 रुपये, 57 रुपये का शायद एक ट्रांच है, उसके बाद धीरे धीरे नए ट्रांचेस आपके जाएंगे, तो आप पूरा शेयर ओन कर लोगे कम पैसा देकर। ये एक तरीका है। और दूसरा, टैक्स सेविंग भी मिल जाएगी, अगर आप कुछ वहाँ बेचते हो तो आप CA को अपने कंसल्ट कर सकते हो। लेकिन अदरवाइज़ ये एक ऑप्शन हो सकता है, अगर आप कोई भी नया पोजीशन इंडिया बुल्स में बना रहे हो तो 150 रुपये का राइट्स है और शेयर उससे ऊपर ही काम काज कर रहा है। सो यहाँ पर एक बार को आपको एज मिल सकता है, तो आप चाहो तो राइट इंटाइटलमेंट के थ्रू यहाँ पर एंटर कर सकते हो। व्यू ऑन HDFC बैंक। राजन सर देखो, मैं जब खुद यंग था, कॉलेज में था, तो कुछ लोगों को मैं फॉलो करता था उस टाइम पे, जिनको बैंक की बेस्ट नॉलेज है मेरे हिसाब से। तो मतलब अमंग फ्यू पीपल इन आवर इंडस्ट्री जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, जिनको बैंक की बहुत सुपर्ब नॉलेज है, मैंने उनसे एक ही चीज़ पूछी कि क्या HDFC बैंक 10 साल के लिए ले सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कुछ नहीं बोला इसके आगे ना पीछे कुछ, सिर्फ हाँ। उसकी वजह, उनका कहना है कि देखो आज हम बात कर रहे हैं 3% मार्जिन श्रिंक हो गया, 3.25% हो गया, बैंक को पता है ये बात अच्छे से। 27 लाख करोड़ का असेट मैनेज करने वाला बैंक हमसे बहुत अच्छा जानता है अपने सिस्टम को, 1 2। अगले साल हम इस समय जब बात करेंगे, ये कल ही बात हुई थी, तो अगले साल जब हम इस समय बात करेंगे तो HDFC बैंक ये दाम पर नहीं होगा, किसी और दाम पर होगा। और जैसे ही ये दाम बदलेगा, सब बदल जाएगा इसके साथ। सो अगर आप को पेशेंस है और आप बहुत समय तक कोई अच्छा से ढूंढ कर रखना चाह रहे हो, तो आप HDFC बैंक लेकर रख सकते हो। मुझे मतलब इसलिए नहीं कि उन्होंने बोला, बल्कि इसलिए कि मुझे खुद को भी लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। 60-70 हज़ार करोड़ रुपये मुनाफा कमा के देने वाला बैंक इतना आसानी से बैठने वालों में नहीं है। और पहली चीज़, उनको हमसे ज़्यादा पता है कि अपने बैंक के मुनाफे को कैसे बढ़ाना है। इट्स कंसोलिडेशन, देश का सबसे 2 बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मर्ज हुए हैं, तो मर्जर के बाद समय लगता है, प्रक्रिया बड़ी होती है, चीज़ें कंसोलिडेट करती हैं। ये प्रोसेस भी 1 से 2 साल का है। 1 साल हो चुका है, 1 साल और लगेगा। ये पूरा प्रोसेस हो जाने दीजिए, सिचुएशन अपने आप आपको समझ में आ जाएगी क्या चीज़ वो बन रही है। सो इट इज़ द राइट टाइम टू एक्यूमुलेट HDFC बैंक। Sir, today's run
फ्रेश व्यू ऑन डेल्टा कॉप। लक्ष्मण सर, वो न्यूज़ फ्लो डेल्टा को इजी करने की बातचीत हो रही टैक्सेशन का, जिसकी वजह से चला वो। तो पहले भी एक ही चीज़ बोली है कि वो याद होगा आप लोगों को, जब ये खबर आई थी तो मैंने बोला नहीं था कि इनकी मतलब डेल्टा कॉप जिन जो ओन करते हैं मोदी साहब, जिया मोदी उनकी वाइफ हैं, जो कि एशिया की सबसे बड़ी टैक्स कंसल्टेंट है। सो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए उससे। तो वही भाव से आज भाव अपने आप ही आपको दिख ही गया होगा। सो अब मैं क्या ही बोलूँ इससे ज़्यादा, आप खुद ही समझदार हैं बाकी। सुमित सर, जय श्री राम सर। टाटा स्टील पर क्या व्यू है? शॉर्ट टर्म के लिए बाय 138, 120 का स्टॉप होल्ड करिए, सिंपल, यही ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा तो 119 और 121 कर लीजिएगा अपने स्टॉप लॉस को, उसके हिसाब से आप होल्ड करिए, ज़्यादा बेटर सिचुएशन है। अब कौन से चलिए फ़िलहाल अब समय ही हो गया पूरा, तो इतने सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी 5:30 बजे अभी, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और CNBC आवाज़ के यूट्यूब और फेसबुक पेज पर आप हमारे साथ रेगुलर जुड़ सकते हैं। नमस्कार। थैंक यू।